Welcome everybody to the session. Let's begin the extended part of this chapter. So, particularly when I want to talk about semiconductors, what are the important things which we should understood and remember from competitive examination point of view. So, in the chapter semiconductor, you need to learn the conductivity range. So here in the conductivity range you must know कि सिल्वर का 10 to the power 7 इस ऑर्डर तक के होता है. ओके और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है ये निगेटिव के अंदर भी होती है 10 to the power -10. तो ये जो ऑर्डर है ये आपको ध्यान में रखना है. तो देयर विल बी क्वेश्चन वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर गिवन और देयर कंडक्टिविटीज आर गिवन और आपको ऑड मैन आउट पता करने के लिए कहा जा सकता है. तो एटलीस्ट जितने एग्जाम्पल दिए हैं इन एग्जाम्पल्स का ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर आपको पता चाहिए. जैसे ये जो टेबल बना हुआ है ये वाला टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और इस टेबल के अंदर की ये जो डिटेल्स है ये सारी की सारी डिटेल्स आपको याद चाहिए. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट फ्रॉम कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू मस्ट अंडरस्टैंड द ऑर्डर. साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा एंड हियर आर योर ऑप्शंस. सो आउट ऑफ दिस ऑप्शंस आपको चूज करना है. देन जैसा कि बार बार ये चीज़ आ रही है तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इतने होंगे, इंसुलेटर में 10 to the power 23 और सेमीकंडक्टर्स जो है इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इन दोनों के बीच की रहेगी. फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्ट्रेट अहेड आपको नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स दिए रहेंगे, कैरियर डेंसिटी दी रहेगी या तो आपको कोई फिगर दिया हुआ है इसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर दिए हुए हैं और वो जो फिगर है उस फिगर के डायमेंशंस दिए हैं तो आपको उसमें नंबर ऑफ चार्ज टोटल ऊपर क्यों डिवाइडेड बाय उसका जो भी वॉल्यूम है वो इससे मिल जाती है आपको चार्ज कैरियर डेंसिटी. सो चार्ज कैरियर डेंसिटी n is equal to given by total number of charge divided by the volume in which the charge is accommodated. तो यहाँ से चार्ज कैरियर डेंसिटी मिल जाती है. चार्ज और चार्जेस ये आपको Q से मिल ही गए हैं और मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर ये अगर दिया जाएगा तो आपको कंडक्टिविटी पता करते आनी चाहिए. नाउ one thing which we have not mentioned in the yesterday's class was type of semiconductors. So semiconductors are broadly of three types. The first one is elemental semiconductors, silicon and germanium. So most of the electronic gadgets जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के ही गैजेट है. अब मॉडर्न सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर हम ऐसे सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ कैरियर्स चार्ज कैरियर्स भी हम लोग डिसाइड कर सकें और टेम्परेचर भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किस टेम्परेचर के ऊपर हम लोग कितने चार्ज कैरियर्स को पास करें. और इसीलिए कैडमियम सल्फाइड जिंक सल्फाइड ये आए हैं. सी ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर आर द वेरी न्यू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड दे आर वेरी फ्यू और इनका एग्जिस्टेंस और स्टडी अभी चल ही रहा है. स्टिल ये डिस्कवर हो चुके हैं, इनका इन्वेंशन हो चुका है. सो इनके एग्जाम्पल्स दैट इज़ एंथ्रासीन डोप्ड पैथोलोसाइनाइंस. तो ये जो है बेसिकली ये मटेरियल इज़ डिफरेंट और डोपिंग किया हुआ ये मटेरियल इज़ डिफरेंट. सो एंथ्रासीन इज़ डिफरेंट. यहाँ पे पॉलीएनिलीन ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो ये नाम आपको जो मिलेंगे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मिलेंगे. ये स्टडी में नहीं है, ये भी स्टडी में नहीं है. मेजर आपके बुक में जो भी दिया जाएगा ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के ही कंपाउंड है. लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर और एग्जाम्पल अगर आए हैं तो उस केस में आपको ये नाम पता चाहिए. टेम्परेचर डिपेंडेंसी के ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं कि मेटल सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का ग्राफ कैसे होगा.
इंसुलेटर का ग्राफ कैसे होगा वैसे, जो अगर हमारा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाए तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है इन सेमीकंडक्टर्स। बट इन टर्म्स ऑफ इंसुलेटर अगर आप इंक्रीज करोगे टेम्परेचर भी, उस केस के अंदर कंडक्टिविटी ज़ीरो ही रहेगी। ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल देम एज इंसुलेटर। ओके, moving ahead to the next session. Here now, to understand how semiconductor do works, so we have developed valence band theory. So ये जो valence band theory है VBT, इसमें हम लोग बैंड क्रिएट करते हैं। So band theory of solids, a brief introduction. टू अंडरस्टैंड दिस आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है जो हमने केमिस्ट्री में देखा है, और इसके हिसाब से हर एटम के हर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफरेंट होती है, और ये जो पोजीशन है ये हम बताते हैं क्वांटम नंबर्स से। सो वी हैव स्टडीड 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, एंड ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर में भले ही एस ब्लॉक के अंदर अगर आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन भी चला गया हो तो भी एस ब्लॉक में एक अप स्पिन और एक डाउन स्पिन, तो ये जो अप स्पिन और डाउन स्पिन है एटलीस्ट इनकी वजह से तो भी आपकी पोजीशन चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर हैविंग अ फैमिली, तो योर फैमिली और योर हाउस विल हैव यूनिक एड्रेस, हाउस नंबर तो अलग होगा ही होगा भले ही एरिया सेम हो, लेकिन उस घर के अंदर अगर 4 लोग आप रह रहे हो तो चारों के चारों एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते हो। अगर एक जगह पे भी खड़े हो तो हो सकता है कि फ्लोर अलग अलग रहेंगे एक के ऊपर एक, लेकिन एक ही जगह के ऊपर चारों लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, एंड दैट्स मेक्स अस स्पेशल। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग और पीछे जाते हैं। क्या होता है कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है उस अट्रैक्शन के फोर्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन खींचा आना चाहिए न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन एक फिक्स्ड एनर्जी बैंड होते हैं जो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहेंगे फ्रॉम न्यूक्लियस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड रहते हैं। तो अगर हम ये बेसिक लेवल माने जहाँ पे न्यूक्लियस है, तो यहाँ से हम लोग धीरे धीरे ये एनर्जी लेवल्स, जिन एनर्जी लेवल्स के अंदर हमें मिलेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स, वो देखते हैं। तो सबसे पहली एनर्जी का वो बैंड जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसे हम ऑर्बिट, के से शुरू होगा तो के ऑर्बिट कहेंगे या फर्स्ट ऑर्बिट कहेंगे। फिर इसके बाद में दूसरी लेवल, मतलब दूसरा वो बैंड या दूसरा वो एक रेंज जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसको हम सेकेंड ऑर्बिट या एल ऑर्बिट कहेंगे। फिर थर्ड और एम। अब ये सब ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे मैंने होटल का एग्जांपल दिया था इसको एक्सप्लेन करते वक्त, तो वैसे यहाँ पे एस ब्लॉक होगा, यहाँ पे एस ब्लॉक है और एस ब्लॉक के साथ में पी ब्लॉक भी आ रहा है। फिर यहाँ पे एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के साथ में पी ब्लॉक आ रहा है और डी ब्लॉक भी आएगा जिसमें 5 रूम्स होगी, और हर रूम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। अब ये जो एस पी डी एफ है ये सब ऑर्बिट्स कहे थे, जिसमें एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे एक कक्षा में, लेकिन इनका स्पिन एक का क्लॉकवाइज और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक पाथ पे घूमने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आए? पी के अंदर वी आर हैविंग 3 ब्लॉक्स ऐसे, जो एक अलोंग एक्स एक्सिस घूम रहा है, एक अलोंग वाई एक्सिस घूम रहा है और एक अलोंग जेड एक्सिस घूम रहा है, ऐसे 3 ऑर्बिट।
और ये जो 3 ऑर्बिट रहेंगे, हर एक ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी वजह से ये एक सेंटेंस बुक में दिया है कि एनी एनर्जी लेवल कैन ओनली अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं एस ब्लॉक की ये एनर्जी लेवल की बात करूं इस रूम की, तो इस रूम के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, जिसमें एक का स्पिन अप होगा और दूसरे का स्पिन डाउन होगा। ये इसका कहने का मतलब है। ओके, नाउ मूविंग ऑन कि अब क्या हो रहा है कि सॉलिड की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड के अंदर जो एटम्स है, ये एटम्स इतने एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं कि हम लोग कह पाएंगे कि 2 एटम्स के बीच की दूरी हार्डली 2 से 3 एंगस्ट्रॉम इतनी होगी। और अगर एटम इतने करीब है, मतलब यहाँ एक एटम है और दूसरा यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, और ये दूसरे न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे इस न्यूक्लियस का इफेक्ट जब इस इलेक्ट्रॉन पे हो रहा है, इस न्यूक्लियस का भी इफेक्ट इसके इलेक्ट्रॉन पे होगा। मतलब अब जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर केवल अपने न्यूक्लियस का इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि पड़ोस का जो है न्यूक्लियस, उसका भी इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। फिगर 14.2 डिस्कस करता है आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो पोटेंशियल मतलब स्टोर्ड एनर्जी। अगर मुझे इस एरिया में घूमना है तो मुझे कुछ एनर्जी की मदद से ये वाला पाथ पकड़ के रखना होगा। अगर इसके पास एनर्जी नहीं रही तो दूसरा खींचने वाला इसे आराम से खींच लेगा। ठीक, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी, ये जो है एनर्जी ये किस वजह से लग रही है? न्यूक्लियस की वजह से लग रही है। दूसरा, हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है तो कूलम्स के लॉ के हिसाब से फोर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ ये चीज़ मार्क करने वाली जो है ये है R स्क्वायर। तो यहाँ जब जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे फोर्स भी कम होते जाएगा, और अगर फोर्स कम हुआ है तो स्टेबल रखने के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी कम रखनी होगी। इसीलिए ये जो पाथ है, ये पाथ आप ऐसे देखोगे कि अगर केवल एक एटम है तो एक एटम रहते वक्त, ये जो फिगर हम लोग देख रहे हैं इसमें एक ही एटम है, और ये वाला एटम हमने यहाँ पे लिया था सोडियम का। तो हम देखेंगे कि सोडियम का पहला, दूसरा, तीसरा और ये अगेन ये दोनों सेकंड बैंड है। तो ये कर्व क्यों बना हुआ है? कर्व इसलिए बना क्योंकि जैसे जैसे भाई आपका डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी डिप्लेट होती जा रही है। ठीक है, एनर्जी भले ही ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन एनर्जी इंक्रीज होने के बाद में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बताई जा रही है, ये बताई जा रही है क्योंकि अब यहाँ पे इसका जो पाथ है, ये वाला पाथ बड़ा हो गया ना, ऑर्बिट बड़ा हो चुका है। अब ऑर्बिट बड़ा हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन को भी एक दूसरे के, ये जो गैप है, इधर की गैप और इधर की गैप इंक्रीज हो जाएगी। सो दे विल हैव मोर पोजीशंस वेयर दे कैन अकोमोडेट देमसेल्फ। सो हॉरिजॉन्टल लाइन जो बता रही है, ये बता रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच इतनी एनर्जी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में एनर्जी इतनी है, ये एक चीज़। और डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहा है। डिस्टेंस क्यों इंक्रीज होते जा रहा है? क्योंकि ऑर्बिट की लेंथ इंक्रीज हो गई। अंडरस्टैंडिंग, समझ आया? अब क्योंकि एटम्स बहुत ही एक दूसरे के करीब हैं, इसीलिए ये यहाँ बताया कर्व लाइन रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है नियर न्यूक्लियस ड्यू टू कूलम्स रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पे जब आप 2 एटम ले रहे हो तो ये 2 पार्ट बना लो इस डायग्राम के। तो यहाँ पे एक एटम फर्स्ट, फिर 2s, फिर यहाँ पे ये दूसरा एटम। अब ये दोनों एटम जो है, इसकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखो ओवरलैप हो रही है, क्योंकि हर एक एटम के बीच में ये इतना ही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं,
क्योंकि यहाँ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोल रहा है कि हर एक एटम की पोजीशन सेम होनी चाहिए। लेकिन सर आपने ये जो डायग्राम बनाई, इस डायग्राम के अंदर इनकी पोजीशन तो सेम ही बताई है, तो ये पोजीशन नहीं है, ये एनर्जी लेवल्स है, ये दोनों के डिस्टेंस है। अगर मुझे ये एक ही डायग्राम के अंदर बताना है तो मैं ये डायग्राम का यूज़ करता हूँ। तो बेसिकली बैंड डायग्राम क्या बोलती है, बैंड डायग्राम ये बोलती है कि अगर आपके पास में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सेम पोजीशन पे है दो अलग अलग एटम में, लेकिन अगर ये क्लोजली कनेक्ट हो गए और न्यूक्लियस अगर इसका इसको और इसका इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे इनकी पोजीशन के अंदर चेंज आएगा। और ये पोजीशन के अंदर चेंज हम कैसे बताएंगे, तो जो इसकी ये एनर्जी लाइन है, इस एनर्जी लाइन को एक अपर और एक लोअर ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दो। तो दो एटम है, मतलब दो न्यूक्लियस के इफेक्ट की वजह से दो अलग अलग एनर्जी जोन तैयार हो जाएंगे, दो अलग अलग पोजीशन तैयार हो जाएगी। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारा वहाँ वैलिड हो जाएगा कि हाँ दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पर है। ठीक है, अब ऐसा कब तक के करते रहेंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके एक दूसरे के पास में रह सकते हैं उतने। सॉलिड की अगर बात करें तो एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स रहते हैं, इसीलिए जितने ज़्यादा एटम्स उतनी ज़्यादा ये फिर लेयर्स बढ़ती जाएगी। और ये लेयर्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती गई तो इनके बीच के डिस्टेंस बहुत कम 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 होने की वजह से अगर हम दूर से देखेंगे तो हमको बैंड लगेगा ये। ठीक है, समझा। So this was the part regarding band theory of solids. What band represent? Band represent करता है अलग अलग एनर्जी की लाइंस जो सेटिस्फाई कर पाए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम अलग अलग बता सकते हैं। ठीक है, और दूर से देखने के बाद में ये पूरा का पूरा हमें एक बैंड ही नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए कुछ स्टेटमेंट्स दी है कि the interaction between the outermost electron is more due to overlap while the inner comes electron remain mostly unaffected। तो अगर ये एटम है, ये सेंटर है इसका और ये वाला इसका आउटर मोस्ट शेल हो गया, ये भी सेंटर है, ये वाला इसका शेल हो गया। अब इस केस के अंदर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला न्यूक्लियस इसके इनर मोस्ट जो शेल है इसको कम अफेक्ट करेगा, लेकिन ये जो आउटर वाला है ये भी आउटर वाला है, तो ये आउटर वाले ज़्यादा अफेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ड्यू टू इनका इन न्यूक्लियस के साथ में डिस्टेंस कम होता है, इसीलिए क्या कह रहे हैं कि इंट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा। क्यों? टू ओवरलैप, ये एक दूसरे के सॉलिड रहने की वजह से काफ़ी क्लोज आ गए और क्लोज आने की वजह से ओवरलैप हो गए हैं। वाइल इनर के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कम से कम अफेक्टेड रहेंगे। जो इसके पहले बताया था वो यहाँ रिपीट हुआ है सेंटेंस कि ये जो एनर्जी लेवल हमें दिखाई दी है ये स्प्लिट होती है बहुत सारी सब लेवल्स में। और कितनी सारी सब लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, तो एवोगैड्रो नंबर जितने, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इतनी लेवल्स में। वाई? बिकॉज इतने नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स, एक है वैलेंस बैंड, एक है कंडक्शन बैंड। सेमीकंडक्टर्स को पढ़ने के लिए ये दो बैंड पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई किए हुए एनर्जी लेवल एटम ने वैलेंस लेवल पे, उसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। मतलब कि अगर हम इस एनर्जी बैंड डायग्राम को देखें तो ये जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी का डायग्राम बनाया है। तो बॉक्स विल शो द एनर्जी एंड ये जो लाइंस इसके अंदर है ये बता रही है कि इसके इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ऐसा ही सेम कुछ गैप के बाद में, क्योंकि फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो सोडियम का जो सेकंड नंबर पे बैंड रहेगा उनमें के एस बैंड ऐसे बनेंगे, सेकेंड ऑर्बिट का पी बैंड इस तरीके से बनेगा, और ये कंप्लीटली फील्ड है, मतलब दे आर डू हैव इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मैं सोडियम की बात करूं
तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, जिसके 2 s में और 6 p में चले गए। और इसके बाद में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, ये थर्ड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल के अंदर हमें मिलेगा। तो जो थर्ड s है ये कुछ इस टाइप से है और इसमें एक जगह है खाली। तो अब अगर मैं 3s बैंड को ये कंप्लीट बताऊं, लेकिन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है इसीलिए इसको आधा भरा हुआ बताया, और ये आधी जगह खाली क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अंडरस्टैंडिंग? तो वैलेंस बैंड का मतलब क्या है कि जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगा आपका, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं बैंड के, वो वाला पार्ट। अब आउटर मोस्ट जो थर्ड वाला ऑर्बिट रहेगा, इसमें थर्ड ऑर्बिट में हमने देखा है कि थर्ड ऑर्बिट में एस भी रहेगा, थर्ड ऑर्बिट में पी भी रहेगा, और थर्ड ऑर्बिट में क्या रहेगा? एस पी डी। फर्स्ट में सिर्फ एस, दूसरे में एस पी मिले आपको, तीसरे में एस पी डी। ये तीनों के तीनों भी रहेंगे। और ये तीनों में अब एस के ऊपर वाला तो सबका सब खाली है, लेकिन एस हाफ भरा हुआ है, ये यहाँ ध्यान देना है। तो वैलेंस बैंड किसको कहेंगे? जो भी टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल रहेगी जो ऑक्युपाइड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि हम वैलेंसी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहे या इलेक्ट्रॉन को जो भी शेयरिंग की कैपेसिटी लगती है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। और इसके जो इमीडिएटली नेक्स्ट एनर्जी लेवल रहती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन ऑक्युपाई, अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है यहाँ के, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हर इलेक्ट्रॉन, दुनिया में हर कोई ऊपर जाना चाहता है, ऊपर इन द सेंस कि जीवन की ऊंचाई छूना चाहता है, या तो किसी के बंधन में नहीं पड़ना चाहता, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तो ये जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का यहाँ पे बंधन है, तो आउटर ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मेरे ऊपर ज़्यादा ज़बरदस्ती है, मैं थोड़ा छूट के रहूँ। ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मैं यहाँ जाऊँ, ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मैं यहाँ जाऊँ, लेकिन जो बाहर की शेल का इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी बहुत एनर्जी लेके जो खाली जगह है वहाँ पे टहल के आने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ये टहलने के लिए थोड़ा ऊपर चला गया तो ये थोड़ा फ्री होके कंडक्शन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो वैलेंस बैंड का हम लोग कह सकते हैं कि वो वाला पार्ट जहाँ पे एनर्जी लेने के बाद में अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए और वो कंडक्टिविटी के लिए हेल्प करे, तो उतनी एनर्जी बैंड को हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। ओके, अब सिर्फ आपको ये इतना ध्यान देना है, और इसको नटशेल में अगर कहूँ तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, ये सभी के सभी जो बाहर की कक्षा में है, बाहर के ऑर्बिट में है, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। बाहर से एनर्जी मिलने की वजह से नीचे के इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी अगर मिल जाए तो जंप करते हैं, नीचे से ऊपर के बैंड में जाएंगे, ऊपर से और ऊपर की बैंड में जाएंगे। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो फोर्स लगा है उसकी मदद से ये कंडक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर ये कंडक्शन करने के लिए जिस लेवल पे इनको जाना पड़े, जितनी एनर्जी लेना पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, और सिंप्लीफाई करके इसे हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो वी विल फाइंड आउट कि यहाँ आपका वैलेंस बैंड है और यहाँ कंडक्शन बैंड आ रहा है। सो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप बताई जा रही है, एनर्जी गैप। इसे हम लोग कहेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो वी विल सी कि ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है क्या। ओके, समझते हैं कि ये फॉरबिडन एनर्जी गैप वर्क कैसे करता है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल क्या है कि कल का ये एग्जांपल वापस से, मामा 1, मामा 2, मामा 3, इनके बच्चे ए, बी और सी। सो जैसा कि हमने देखा था कि सी का ध्यान है, 3 का ध्यान है सी पर, लेकिन सी थोड़ा घूम सकता है।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये जब अपने मम्मी के पास में रहे तो ये वैलेंस बैंड हो गया इनका, और ये घूम के जब यहाँ पे चला जाए तो ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो अब क्या हुआ है कि तीन जो है इसका ट्रस्ट बना हुआ है, तो अब इसके बीच में फॉरबिड, इस शब्द का मतलब, इस एनर्जी गैप को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब फॉरबिड होना, मतलब मना रहना, पाबंदी है जिस पे, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो फॉरबिड का मतलब होता है मना, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कंसेंट है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में मनाही बिल्कुल नहीं है, नो फॉरबिडन गैप इज देयर। वहीं पे ये वन का जो बच्चा है ये बिल्कुल जाने नहीं देना चाहता है कहीं पे, बिल्कुल नहीं जाना है, तो उस केस के अंदर ये वैलेंस बैंड है, और कंडक्शन बैंड मतलब ये इसके लिए बहुत दूर की बात होगी, तो इसीलिए ये एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत हाई है। और यहाँ पे अगर थोड़ा ही अपने मम्मी को मनाने की कोशिश करे तो जाने दे सकती है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे जितना है और यहाँ पे जितनी छूट है इसके बीच में कहीं ना कहीं पे ये आएगा। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो ये स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप। ये एक चीज़ बहुत आपको ध्यान में देनी है कि ये जो भी डायग्राम्स है ये इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर है कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ आपको एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू रिलेट करके बताया है। सॉलिड अगर आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर ऐसा कोई भी वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी सब्सटेंस का, सॉलिड का, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि कोई वैलेंस बैंड अलग हो गया और कंडक्शन बैंड अलग हो गया। ये तो एनर्जी की टर्म्स के में सिर्फ समझाने की कोशिश की जाती है कि आपकी जो भी एनर्जी रहेगी, ये वाली एनर्जी, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, और ये न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है या ये न्यूक्लियस का जो फोर्स लग रहा है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे, क्या ये इस इलेक्ट्रॉन को फ्री फ्लो होने के लिए परमिट करता है। अब आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर ये एनर्जी, फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी है 3 जूल की, और ये 3 जूल की एनर्जी से इसको बहुत ज़ोरों से पकड़ के रख रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी एनर्जी मिल जाए जैसे 3.5 जूल, अगर ये 0.5 जूल की भी एनर्जी मिल जाता है या इसको एक्स्ट्रा, तो ये थोड़ा सा कहीं पे घूम सकता है। लेकिन बहुत बार न्यूक्लियस का इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि आप एक्सटर्नली एनर्जी देने के बाद में भी वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से निकलने के लिए। और इसीलिए ये ABC 3 तरीके के स्ट्रक्चर बताए हैं, जिसमें पहला आपको बताया है कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं, इसीलिए ये जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये कंडक्शन के लिए भी हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप बताए हैं, मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप कितनी है, 0 है। अगर आप ये इंसुलेटर की बात अगर करेंगे तो इंसुलेटर में न्यूक्लियस ने जो पकड़ के रखा हुआ है जितनी एनर्जी से, वो इतनी ज़्यादा है कि उससे छूटने के लिए आपको कम से कम ये इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर इतनी एनर्जी आप देने लग जाओ तो हो सकता है सब्सटेंस का सब्सटेंस ही टूट जाए। इसीलिए ये कभी भी एनर्जी लेकर इसमें का कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए हेल्प नहीं करता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन करना है तो ये इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन उसके पहले ही मटेरियल ब्रेकडाउन हो जाता है। इसीलिए फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब यहाँ से घूमने के लिए मनाही जो है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। और तीसरी केस जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे डायमंड का अगर हम एग्जांपल ले तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी डायमंड के एटम को चाहिए या इलेक्ट्रॉन को चाहिए, तब जाके वो फ्लो हो पाएगा। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ बहुत आसान है। यहाँ क्या है, ये सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम है। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल में एनर्जी बैंड या फॉरबिडन एनर्जी गैप होती तो है, लेकिन दैट इज़ रीजनेबली स्मॉल। तो अगर हम एक्सटर्नली कहीं से एनर्जी दे दे ये वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन को, तो ये यहाँ से दौड़ के फट से कंडक्शन करने लगता है। तो ये जो एनर्जी हमने दी है, ये एनर्जी लेके हम लोग कह सकते हैं कि ये काय में शिफ्ट हो गया, कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो गया। इसी चीज़ को कहा गया है कि
सारी की सारी एनर्जी लेवल जो बैंड की है, जिसमें टॉप मोस्ट बैंड जो हमने बताया है, जिसको हम वैलेंस बैंड भी बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, ये कंप्लीटली ऑक्यूपाई रहेंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये कंडक्ट नहीं कर पाएंगा। तो क्या करना पड़ेगा फिर कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एब्सोल्यूट 0 या 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर है कैसे बिहेव कर रहा है? इंसुलेटर। क्यों इंसुलेटर बोल के बिहेव कर रहा है? क्योंकि अब अगर हम बैंड डायग्राम यहाँ पे और देखने की कोशिश करें तो ये मैं यहाँ बताता हूँ आपको। ये कंडक्टर की केस और ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। तो मेटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ हैं, इस वजह से हुआ क्या, ये कंडक्शन बैंड में है, मतलब इनमें के कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन कर सकते हैं। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल के, और आपको कंडक्शन अगर करना है तो इधर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से जंप करके इधर जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो कुछ एनर्जी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा एनर्जी कोई दे नहीं सकता है, और देने की कोशिश करे तो मटेरियल ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर टूट जाएगा। दैट्स वाई ये कभी भी वैलेंस बैंड का कंडक्शन बैंड में शिफ्ट नहीं होगा। और वही अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बाहर से थर्मल एनर्जी लेकर यहाँ से यहाँ जंप कर लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी लेके यहाँ से यहाँ तक के जंप कर सके, ये फिर कंडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। तो 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसीलिए ये बिहेव कैसे कर रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसीलिए बिहेव कर रहा है इंसुलेटर के समान। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर आ गया तो बाहर की एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके कंडक्शन करने लगते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है। सो सेमीकंडक्टर मतलब क्या? सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल विच आर इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही इन्हें टेम्परेचर T प्रोवाइड किया जाए तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर कर इनको थर्मल एनर्जी जो मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज K इंटू टी। और ये KT इस एनर्जी से जब दौड़ के दूसरे बैंड को अगर लपक लिए, पकड़ लिए, तो उस बैंड में जाने के बाद में ये कंडक्शन कर पाते हैं। ओके। अब एनर्जी जैसे मैंने डायमंड का बताया कि डायमंड के अंदर कितना होता है, तो एक टेबल देख लीजिए। ये टेबल 14.2 सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी गैप इन सिलिकॉन, जर्मेनियम और डायमंड। तो डायमंड के अंदर 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितनी एनर्जी, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाइज बाय 1 वोल्ट। ठीक है। तो ये दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब एनर्जी मिलती है जूल। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हाइल इट ओवरकम्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर मैं 1 वोल्ट का डिफरेंस की बैटरी अगर लगाता हूँ तो इससे बाहर निकलने के लिए, इसके इन्फ्लुएंस से जितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को चाहिए वो। तो डायमंड की केस में हाईली पैक स्ट्रक्चर है, तो सारे न्यूक्लियस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर उससे मुझे निकालना है कहीं बाहर, तो 5.47 मतलब 1.6 इंटू 5.47 इंटू 10⁻⁻19 जूल इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके कंपैरिजन में जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनमें काफ़ी कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसीलिए ये और ये एट 300 केल्विन मतलब आपका रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ओके। आगे बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स में हमने देखा था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, और मैंने कहा भी था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ही सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो आप पाओगे कि ये सारे के सारे ऐसे मटेरियल है जिनके आउटर मोस्ट शेल की वैलेंसी 4 है। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर,
और एक्सट्रिंसिक आएगा इसके बाद में, जिसका मतलब होता है इम्प्योर। तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग सिर्फ अभी एटम के लेवल पे बात करेंगे, और यहाँ पर वी आर हैविंग प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम का आप एटम ले तो उसे प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 3s2 2p2। तो थर्ड जो आपका ऑर्बिट है, इसके ऑर्बिट में s में 2 और p में 2 इस टाइप से आपको 4 वैलेंसी इसकी मिलती है। ऐसा ही अगर मैं जर्मेनियम का भी देखूं तो का, शी, गए, शंकर, पार्वती। मैंने पीरियडिक टेबल याद जो करने के लिए कहा था, तो ये वो वाला पूरे की पूरी कॉलम है जिस कॉलम के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं और 4 जगह खाली मिलती है। तो अगर मैं यहाँ पे सिलिकॉन की अगर बात करूँ तो ये आपका सिलिकॉन का एटम है और सिलिकॉन के एटम के बाहर ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये और सिलिकॉन का एटम है, इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास 4 जगह खाली है। और ये सिलिकॉन का एक एटम लिया, इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 जगह खाली है। तो अब ऐसा ही जर्मेनियम का भी रहेगा। तो अब इस केस से निकलने के लिए क्या किया जाता है कि ये सिलिकॉन पड़ोस वाले सिलिकॉन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड तैयार करता है, ये ऊपर वाले के साथ करेंगे, और इस प्रकार से आपके पास में कोवेलेंट बॉन्डिंग की मदद से सिलिकॉन का एक बेड तैयार हो जाता है, जिसमें सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, और हर एक सिलिकॉन ऊपर नीचे आजू बाजू वाले सिलिकॉन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके खुद को सेटिस्फाई कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन, अब यहाँ पे क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ओरिजिनल केस ऐसी है। अब क्या होगा कि जैसे ही बाहर से हीट आ गई तो ये हीट आने की वजह से यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की जो कमी यहाँ पे रह जाएगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की जो कमी हम लोगों को यहाँ पे मिलेगी, ये वाली जगह, ये प्लेस, ये कलर आपको शायद ना दिखे, सो लेट्स स्विच टू न्यू कलर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पे रह जाएगी, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं होल। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, होल हो गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट हो गया तो होल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो होल यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब यहाँ पे होल तैयार हुआ है तो ये इधर के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और यहाँ पे होल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इस टाइप से जैसे ही यहाँ एनर्जी मिली वैलेंस बैंड में, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और यहाँ तैयार हो गए खाली जगह होल। ठीक है, तो ये होल्स बताए हैं और ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताए हैं। कंडक्शन कैसे होता है ये वाला देखते हैं हम। तो देखिए, ये यहाँ पे एक पिक्चर बताया है जिससे आपको क्लियरिटी आएगी। ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, बाहर से आपने बैटरी लगा दी, ठीक है, पॉजिटिव साइड से। अब क्या हुआ कि जैसे ही बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसका इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे बाहर निकला। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकला तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, या ये वाली केस कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पे यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया ये पॉजिटिव चार्ज को देखकर। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज तैयार हो गया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की जो जगह खाली हुई तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ का था वो जो यहाँ डेवलप हुआ वो इधर से यहाँ गया, इधर से यहाँ गया।
तो इंट्रिंसिक मतलब प्योर टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एक होल तैयार हुआ, फिर और एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चला गया तो यहाँ पे एक होल तैयार हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन भी मूव हो रहा है और इलेक्ट्रॉन के साथ में होल भी मूव हो रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन तैयार निकलेंगे, जैसा एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से एक होल, फिर और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया तो एक होल तैयार हुआ। तो नंबर ऑफ जितने होल्स रहेंगे यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो रहेंगे, जिसे हम नंबर डेंसिटी या NH से बताते हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक अगर मैं वॉल्यूम उठाता हूँ और इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने होल्स तैयार होंगे, इसीलिए Ne नंबर ऑफ होल्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा, भाई जो करंट बह रहा है, ये काय की वजह से करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हुए और होल्स भी फ्लो हुए, तो इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होने वाला जो चार्ज है वो प्लस नंबर ऑफ होल्स की वजह से फ्लो होने वाला जो चार्ज है वो, ऐसा टोटल चार्ज रहेगा। ये दो फॉर्मूले हैं, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। So this was all about the intrinsic semiconductor. In the next session we are going to see what extrinsic semiconductor is all about. Thank you very much.